ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब होता है जहां पर फॉरेन करेंसी सेल एंड परचेज होती है। ठीक है, जहां पर फॉरेन करेंसी जो है वो सेल एंड परचेज होती है। सो फार वी हैव कंसीडर द अकाउंटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन द होल। We will now take up a single transaction. Let us assume that a single Indian resident wants to visit London on a vacation. ठीक है, an import of tourist service. अब an import of tourist service क्यों बोला है? क्योंकि जब वो लंदन जाएगा तो सर्विसेज ले रहा है लंदन की, और जब वो लंदन की सर्विसेज ले रहा है तो अपनी कंट्री की नहीं ले रहा, वो दूसरी कंट्री की ले रहा है, तो सर्विसेज को इम्पोर्ट कर रहा है। ठीक है, शी विल हैव टू पे इन पाउंड्स, क्योंकि लंदन में पाउंड्स चलता है। फॉर हर स्टे देयर शी विल नीड टू नो where to obtain the pounds and at what price, as mentioned at the beginning of this chapter. This price is known as exchange rate. The market in which national currency are traded for one another is known as foreign exchange market. तो foreign exchange market का मतलब होता है जहां पर करेंसी का सेल एंड परचेज होता है, उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके जो मेजर पार्टिसिपेंट होते हैं, इसके जो मेजर पार्टिसिपेंट होते हैं जो सेल एंड परचेज में हेल्प कर रहे होते हैं, वो होते हैं तुम्हारे commercial bank, foreign exchange brokers, and other authorized dealer and monetary authorities. ठीक है, ये सारे जने जो होते हैं वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। It is important to note that although participants themselves may have their own trading center, the market itself is a worldwide. There is a close and continuous contact between trading center and the participant deal in more than one market. The major participant in the foreign exchange market are commercial banks, foreign exchange broker and other authorized dealer and monetary authority. अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि सारे पार्टिसिपेंट जो है उनका ओन ट्रेडिंग सेंटर है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि हर इंडिविजुअल का एक क्लोज रिलेशन है एक दूसरे के साथ। देयर इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट बिटवीन ट्रेडिंग सेंटर एंड पार्टिसिपेंट डील इन मोर देन वन मार्केट। अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेक्स रेट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को फॉरेक्स रेट भी कहते हैं। इज द प्राइस एट विच वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज वैल्यू। ठीक है, इट लिंक्स द करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड अनेबल कंपैरिजन of international cost and prices. ठीक है, it links the currency of different countries and enables comparison of international cost and prices. For example, if we pay rupee 50 for $1, then the exchange rate for 50 per dollar, rupee 50 per dollar. ठीक है, मतलब $1 इक्वल टू 50 रुपए। ठीक है, to make it simple, let us consider that India and USA are the only countries in the world, and so there is only one exchange rate that needs to be determined. ठीक है, तो ये हमने अज्यूम किया है कि इंडिया और यूएसए ही दो कंट्रीज है। ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। People demand foreign exchange because they want to purchase goods and services from other currency, other country. They want to send gifts abroad and they want to purchase financial assets in a country. ठीक है, तो लोगों को पैसा क्यों क्यों चाहिए? लोगों को फॉरेन करेंसी तब तब चाहिए जब उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है वहां की, जब उन्हें फॉरेन गिफ्ट भेजना है, और जब उन्हें फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करना है। A rise in price of foreign exchange will increase the cost in terms of rupees of the purchasing of foreign good. This reduces demand for import and hence demand of foreign exchange also decrease, other things remaining the constant. अगर मान लो उस चीज की तुम डिमांड ज्यादा कर रहे हो, इसको सिंपल सा लेना। अगर हमने कंट्री अज्यूम कर लिया कि दो ही कंट्री है, एक यूएसए है और एक इंडिया है। यूएसए ने जो नोट छाप रखे हैं डॉलर के, वो डॉलर के जो नोट छाप रखे हैं उसने 1000 नोट छाप रखे हैं। ठीक है, एंड मोबाइल फोन जो है वो बस यूएसए में ही मिल रहा है, एक कॉमोडिटी ले लिया मोबाइल फोन। ठीक है, अब इंडिया से 1000 से भी ज्यादा नोट्स की डिमांड आ रही है क्योंकि उन्हें वो मोबाइल फोन चाहिए। ठीक है, अब यूएसए क्या करेगा? और नोट तो छाप नहीं सकता, वो ये करेगा कि इसी करेंसी के प्राइसेस बढ़ा देगा, जिससे कि इन लोगों में जिन्हें 1000 से भी ज्यादा नोट्स चाहिए डॉलर के मोबाइल खरीदने के लिए, वो लोग जो है फिर उस चीज जो सबसे महंगा खरीद सकता है बस वही लोग बचे, और जो नहीं खरीद सकता वो राइट ऑफ कर ले, मतलब अपने आप को पीछे कर ले।
सप्लाई मतलब होता है जब वो इंडिया के रुपये की डिमांड कर रहे हैं। तो फॉरेन करेंसी फ्लोज इनटू द होम कंट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। एक्सपोर्ट बाय अ कंट्री लीड टू परचेज ऑफ इट्स डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज बाय फॉरेनर्स। मतलब वही चीज एक्सपोर्ट हो गई और हमारे डोमेन में डिमांड के केस में क्या था, वही चीज इंपोर्ट थी। Foreigners send gift to make transfer and the asset of home country and bought by the foreigner. A rise in the price of foreign exchange will reduce the foreign cost in terms of USD while purchasing product for India. Other things remaining the constant, this increase India's export and hence supply of foreign exchange. Increase whether it actually increases demand or a number of factors, particularly elasticity of demand of export. Okay. इसे थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए ये कर लेते हैं। $1 इक्वल टू ₹60 था, ये सिनेरियो चल रहा था सिचुएशन 1। अब $1 इक्वल टू 70 हो गया। ठीक है, अगर मैं डिमांड के केस में देखूं, डिमांड के केस में हमेशा तुम्हें डॉलर सोचना है। ठीक है, तो डॉलर कौन डिमांड करेगा, इंडिया डिमांड करेगा। ठीक है, अब पहले इंडियन जब ₹60 दे रहे थे तब जाकर $1 आ रहा था, अब इंडियन ₹70 दे रहे हैं तब जाकर $1 आ रहा है। तो इंडिया जो है वो अपना इंपोर्ट जो है वो कम कर देगा, इंडिया गिफ्ट भेजना कम कर देगा और इंडिया फाइनेंशियल एसेट्स खरीदना कम कर देगा। ये सारे हो गए रीजन। ठीक है, वैसे ही अगर मैं अमेरिका के डोमेन में देखूं तो अमेरिका के डोमेन में सप्लाई होगा। ठीक है, अब इस केस में पहले वो $1 लेकर आ रहा था तो 60 का माल ले जा रहा था, अब वो वही $1 लेकर आ रहा है और 70 का माल ले जा रहा है। तो इस केस में एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपका फिनेंशियल एसेट्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और आपका जो गिफ्ट्स है बाहर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, different countries have different method of determining their currency exchange rate. It can be determined through flexible exchange rate, fixed exchange rate and managed floating. ठीक है, ये नाम लिख लेना, flexible exchange rate, fixed exchange rate and managed floating. Flexible exchange rate, fixed exchange rate, managed floating. लिख लिया, लिख लिया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। दिस एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और यहां पर जो डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है, करेंसी की बात हो रही है। ठीक है, इसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। As depicted in 6.1, the exchange rate is determined where the demand curve intersects the supply curve, that is at a point E, y-axis. Point Q on the x-axis determine the quantity of US dollar. तो ये प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ यूएस डॉलर। ठीक है, और ये जो है तुम्हारा रेट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, दैट हैव डिमांडेड एंड सप्लाई इन ई एक्सचेंज रेट, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम है। In a completely flexible system, the exchange rate intervene in a foreign exchange market. Suppose the demand for foreign goods and services increases. अब डिमांड इंक्रीज हो गई है फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज की। अब डिमांड इंक्रीज हुई है फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब इंडियन जो है फॉरेन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। फॉरेन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं तो डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, और जब वो डॉलर की डिमांड करेंगे तो डॉलर के प्राइसेस क्या होंगे, अप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, due to increased international traveling by Indians, then as depicted in figure 6.2, the curve shifts upward right, the original demand curve. The increase in demand for foreign goods and services result in change in the exchange rate. The initial exchange rate जो था वो आपका ₹50 चल रहा था। ठीक है, अब लोग ज्यादा डॉलर की डिमांड कर रहे हैं तो अब वो 50 से पुशअप होकर 70 हो गया। ठीक है, which means that we need exchange of ₹50 for $1 at the new equilibrium. The exchange rate becomes E1, that is 70, which means that we need to pay more rupee for a dollar now, that is 70. It indicates that the value of rupee in terms of dollar has fallen and value of dollar in terms of rupee has risen.
ठीक है, डॉलर के टर्म्स में वैल्यू राइज हो रही है, ठीक है, और रुपी के टर्म्स में वैल्यू डाउनग्रेड हो गई। Increase in exchange rate that implies the price of foreign currency in terms of domestic currency. Rupee has increased. This is called depreciation. ठीक है, depreciation का मतलब क्या होता है? जब अपनी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है। depreciation का मतलब होता है जब अपनी करेंसी की वैल्यूएशन डिक्लाइन हो जाती है of the domestic currency rupee in terms of foreign currency. Similarly, in a flexible exchange rate regime, when price of domestic currency rupee in terms of foreign currency increases, it is called appreciation. जब इंडियन रुपी बढ़ जाता है, ठीक है, और अमेरिकन डॉलर घट जाता है, तो उसे एप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि $1 इक्वल टू पहले 60 था, अब एप्रिसिएशन की केस की बात करूं तो $1 इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है, और डेप्रिसिएशन के केस की बात करूं तो $1 इक्वल टू 80 हो जाएगा। ठीक है, of the domestic currency in terms of foreign currency dollar, this means that value of rupee of dollar have risen and we need to pay fewer rupees to in exchange of $1। ठीक है, पहले ज्यादा जा रहा था, अब कम जाएगा। स्पेकुलेशन, मनी इन एनी कंट्री इज एन एसेट। ठीक है, स्पेकुलेशन मतलब होता है प्राइस का अप एंड डाउन होना। स्पेकुलेशन का मतलब होता है प्राइस का अप एंड डाउन होना। स्पेकुलेशन मतलब होता है प्राइस का अप एंड डाउन होना। और जो जने करेंसी पे स्पेकुलेट करते हैं, मतलब करेंसी खरीदते हैं और फिर जब उसके दाम बढ़ जाते हैं तब उसे बेच देते हैं। इफ इंडियन बिलीव दैट ब्रिटिश पाउंड इज गोइंग टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इट्स रिलेटिव टू रुपी, दे विल वांट टू होल्ड पाउंड्स। ठीक है, क्योंकि पाउंड में उन्हें फायदा होगा, क्योंकि इन फ्यूचर पाउंड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, दस एक्सचेंज रेट ऑल्सो गेट अफेक्टेड व्हेन पीपल हैड फॉरेन एक्सचेंज ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट दे मेक द गेन फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। Thus, exchange rate also get affected when people hold foreign exchange on the expectation that they can make gain from the appreciation of that currency. अगर मान लो तुम उसे फ्लो ही नहीं होने दे रहे, तो और जने भी तो हर दिन डिमांड कर रहे होंगे ना उस करेंसी की, तो और उसके प्राइसेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, मान लो हर दिन जो है वो डॉलर की डिमांड 500 आती है, 400 लोग उसे खर्च कर देते हैं। मतलब जो करते हैं डिमांड उन्हें मिल जाता है, उसके बाद 400 खर्च कर देते हैं। लेकिन अब इसमें से 300 जने होल्ड कर कर बैठ गए, तो हर दिन वो इंक्रीमेंट होता जाएगा ना, हर दिन और लोग बढ़ते जाएंगे, और फिर उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और उसकी प्राइसेस को बढ़ना ही पड़ेगा। This expectation in term can actually affect the exchange rate in the following way. If the current exchange rate is rupee 80 a pound, and the investor believe that the pound is going to appreciate by the end of the month and will worth rupee 85. Investor think that if they gave the dealer 80,000 and bought 1,000 pounds at the end of the month, they would be able to exchange the pound for 85,000, thus making a profit of 5,000. This expectation would increase the demand for pounds and cause a rupee pound exchange rate increase in the present and making belief self fulfilling. समझ गए, समझ गए, ये समझ आ गया। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट। इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट, in short term, in short run, another factor that is important in determining the exchange rate movement is the market rate differential, that is difference between the interest rate between countries. ठीक है, interest rate and exchange rate. In short run, another factor that is important in determining exchange rate movement is the interest rate differential, क्योंकि हर कंट्री में अपना इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक है, अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट लेकर चल रहा होगा और इंडिया अपना इंटरेस्ट रेट, क्योंकि दोनों की इकोनॉमी अलग तरीके से चल रही होगी। ठीक है, देयर आर ह्यूज फंड्स ओन्ड बाय बैंक्स। ठीक है, बैंक्स के पास बहुत फंड होता है। multinational corporation multinational corporation and a wealthy individual which move around the world in search of the highest interest rate. So there are huge fund owned by bank, multinational corporation and wealthy individual which move around the world in search of highest interest rate. अगर मान लो अमेरिका मुझे 10% दे रहा है और इंडिया मुझे 8% दे रहा है, तो मैं अपना पैसा अमेरिका में रखना चाहूंगा। ठीक है, if we assume that government bonds in country A pay 8%,
रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर एज इक्वली सेफ बॉन्ड इन कंट्री बी यील्ड 10%। तो मैं अपना पैसा कहाँ पूल आउट करूंगा? कंट्री बी में, जहां पर 10% मिल रहा है। ठीक है, द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज 2%। इन्वेस्टर फ्रॉम कंट्री ए will attracted by the high rate of interest in country B and will buy the currency of country B selling their own currency। है ना? मतलब उसकी सिक्योरिटी खरीदने के लिए वो क्या डिमांड करेगा? डॉलर की डिमांड करेगा, और वो कंट्री बी को बी का वो करेंसी से वो बॉन्ड जो है वो खरीद लेगा। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर इन कंट्री बी will also find investing in their own country more attractive and will therefore demand less of country A। है ना? अब देखो इस केस में हो क्या रहा है। कंट्री ए मान लेते हैं इंडिया, और कंट्री बी मान लेते हैं अमेरिका। यूएसए। ये मुझे ईल्ड कर रहा है 8%, ये मुझे ईल्ड कर रहा है 10%। ठीक है, ये जो यूएसए रहता है वो भी डॉलर की डिमांड करेगा, क्योंकि ये तो इधर रहता ही है। ठीक है, बाकी जो इंडियंस है वो भी इधर जा रहे हैं। ठीक है, और वो भी किसकी डिमांड करेंगे? डॉलर की। ठीक है ना? क्योंकि 8% में क्यों रखेगा जब उसे 10% मिल रहा है? ठीक है, तो ये दोनों जो है वो डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन करेंसी जो है वो लिमिटेड अमाउंट में छपता है। ठीक है, तो अब इस डॉलर के प्राइसेस को क्या करना होगा? अप होना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट This means that the demand curve of a country A currency will shift left, क्योंकि कोई उसकी डिमांड तो करेगा नहीं बाहर से, क्योंकि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि दो ही कंट्री है, एक इंडिया और एक यूएसए है। तो यूएसए तो अपनी करेंसी की डिमांड कर रहा है, बाकी इंडिया भी यूएसए की करेंसी की डिमांड कर रहा है। तो इंडिया की जो करेंसी है उसकी डिमांड होगी नहीं, एंड द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट कॉजिंग डेप्रिसिएशन इन द कंट्री ए, जो कि इंडिया है, करेंसी, एंड एन एप्रिसिएशन ऑफ कंट्री बी जो यूएस है। Thus, a rise in the interest rate at home often leads to appreciation of domestic currency. Here, implicit assumption is that no restriction exists in buying bond issued by the foreign government. समझ गए? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। इनकम एंड एक्सचेंज रेट। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन स्पेंडिंग आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये सब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि कैसे डिटरमाइन होता है एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो एक तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो गया कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस पे जो आता है वो उससे हो जाता है। दूसरा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हो गई, उसके बीच में तो कुछ नहीं आया था। हाँ, एंड तीसरा हो गया इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट। ठीक है, यहाँ पर हमने ये अज्यूम किया है कि गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी, कोई भी कहीं का भी कुछ भी खरीद सकता है। अब तीसरी चीज डिटरमाइन करती है, चौथी चीज डिटरमाइन करती है इनकम एंड एक्सचेंज रेट। अगर इनकम ज्यादा होगा तो स्पेंडिंग भी ज्यादा होगी, अगर इनकम ज्यादा होगा तो अच्छे गुड्स की डिमांड करेगा, तो जो गुड उसे अपनी कंट्री में अच्छे नहीं लगते वो बाहर से मंगवाएगा। स्पेंडिंग ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज ऑल्सो लाइकली टू इंक्रीज when import increases. When import increases, the demand curve for foreign exchange shifts to the right. There is a depreciation in the domestic currency. If there is an increase in income abroad as well, domestic export will rise and the supply curve of foreign exchange shifts outward. On the balance, the domestic currency may or may not depreciate. अब मान लो दोनों कंट्री की इनकम बढ़ रही है, तो वहां से वो एक्सपोर्ट करेगा, यहाँ से इंपोर्ट करेगा, तो जो जो प्राइस सेट हो रखा है मे और मे नॉट भी वो वही रहे। ठीक है, फिर तो ये डिटरमाइन हो जाएगा ना, अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो जाएगी।
ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो हमारी करेंसी जो है अप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, एक्सपोर्ट के टाइम पे हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, इंपोर्ट के टाइम पे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है। What happens will depend on whether the export are giving faster than import. In general, other things remaining equal, a country whose aggregate demand grows faster than the rest of the world normally find its currency depreciating because its import grow faster than export. Its demand curve of foreign currency shift faster than its supply curve. समझ गए, समझ गए। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं एक्सचेंज रेट इन द लॉन्ग रन। ये था शॉर्ट रन में। The purchasing power theory is used to make long run prediction about exchange rate in a flexible exchange rate system. ठीक है, ये पढ़ लेना। द परचेजिंग पावर थ्योरी, परचेजिंग पावर ये कहता है कि हर कंट्री की कितनी औकात है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर सकता है। ठीक है। According to the theory, as long as there are no barriers to trade like tariff, taxes, or on trade and quotas, quantitative limits on import, exchange rate should eventually adjust so that the same product costs the same whether measured in rupee in India or dollars in the US, yuan in Japan, or so on, except for difference in transaction. Over the long run, therefore, exchange rate between the two national currency adjusts to reflect differentials in the price as the level of two countries. फिर से देख लेते हैं। The purchasing power theory is used to make long run prediction, ठीक है, about the exchange rate in a flexible exchange rate system. और flexible exchange rate system में क्या होता है, प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड हो रहा होता है। इस थ्योरी के हिसाब से as long as there are no barriers to trade like tariffs, taxes on trade and quotas, quantitative limits on import. तो टैक्सेस मतलब होता है कि कोई चीज 10 की आ सकती है कंट्री के अंदर, लेकिन 5 रुपए गवर्नमेंट लगा रहा है, तो उसे हम कह देंगे टैक्सेस ऑन ट्रेड। ठीक है। और कोटाज मतलब हो गया कि गवर्नमेंट ने कह दिया कोई चीज पहले 10,000 यूनिट आ रही थी, गवर्नमेंट ने कहा अब ये चीज बस 8,000 यूनिट आएगी, तो ये जो 8,000 यूनिट आएगी ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, तो ये कोटाज हो जाएगा। एक्सचेंज रेट इवेंचुअली एडजस्ट सो दैट द सेम प्रोडक्ट कॉस्ट द सेम whether measured in rupee in India or dollars in US, yuan in Japan, and so on. So except for differences in transportation, over the long run, therefore exchange rate between any two currency adjusts to reflect differences in the price. तो मतलब वो अपने आप ही एडजस्ट हो रहा होता है चीजें। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं जरा। If a shirt cost $8 in the US and rupee 400 in India, ठीक है, $400/8 करोगे कितना आएगा, 50। तो $1 इक्वल टू 50 होगा, क्योंकि अगर $8 इन द यूएस एंड 400 इन इंडिया है तो $1 इक्वल टू 50 ही रहा होगा। ठीक है। द रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट शुड बी 50। समझ गए 50 कैसे आया। ठीक है। टू सी वाई एट एनी रेट हाइयर देन 50 से 60 इट कॉस्ट 480 पर शर्ट in the US, but only rupee 400 in India. देख लेते हैं। To see why at any rate higher than 50, say 60, it costs rupee 480 per shirt in the US, but only 400 in India. In that case, all foreign customer would buy shirts from India. मतलब अगर मान लो उनकी कंट्री में वही चीज, ठीक है, वही चीज उन्हें 480 की मिल रही है, ठीक है, और इंडिया में वो उन्हें कितने का पड़ेगा, 400 का। ठीक है। तो इंडिया को विजिट करना पसंद करेंगे और 400 में वहां से मंगवाएंगे। ठीक है। इन दैट केस ऑल फॉरेन कस्टमर वुड बाय शर्ट्स फ्रॉम इंडिया। सिमिलरली एनी एक्सचेंज रेट बिलो rupee 50 per dollar will send all the shirt business to the US. Next, we suppose that the price in India rise by 20% while prices in US rise by 50%. Indian shirt would now cost 480 per shirt, while American shirt cost $12 per shirt. For these two prices to be equivalent to $12,
must be worth 480 or $1 must be worth ₹40. The dollar therefore has depreciated. तो ये वाला समझ आ गया? आ गया? चलो अब आते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, प्राइसेस जो होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। In this exchange rate system, the government fixes the exchange rate at a particular level. In figure 6.3, dollar, dollar in rupee. Okay. The market determine exchange rate, that is E. However, let us suppose that some reason the Indian government wants to encourage exports for India. It needs to make rupee cheaper for the foreigner. ठीक है, अगर वो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है तो उसे चीप दिखना पड़ेगा बाहर वालों के लिए। ठीक है, कितना है? 118 आउट ऑफ 250। लास्ट में तो कर ही बता रहे टाइम। अच्छा, टाइम पूरा हो गया था। चलो, would do so by fixing a higher exchange rate, say 70 per dollar from the currency rate of ₹50 per dollar। ठीक है, तो पहले $1 इक्वल टू 50 था, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, $1 इक्वल टू 70 कर दिया। ऐसा क्यों किया? जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ठीक है, तो कभी भी अपनी गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कब करेगी? जब वो ये चाह रही है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाए, उसकी इकोनॉमी जो है वो ज्यादा और अच्छे से करे। Thus the new exchange rate set by the government E1, ये हो गया। ठीक है, at the exchange rate the supply of dollar exceeds the demand for dollar, the RBI intervenes to purchase the dollar for rupee in foreign exchange market in order to absorb this excess supply which has been marked in the AB figure. Thus, through intervention, the government can maintain any exchange rate in the economy, but it will be accumulating more and more foreign exchange so long as this intervention goes on। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि कोई अमेरिकन आएगा और वो एक्सपोर्ट करवा रहा है, ठीक है, तो वो डॉलर लेकर आएगा और तब जाकर रुपी लेगा। ठीक है, तो इंडिया के पास डॉलर का वो क्या होता जा रहा है, रिजर्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इंडियन रुपी क्या होता जा रहा है, उसके पास कम होता जा रहा है। ठीक है, thus, through the intervention, the government can maintain any exchange rate in the economy, but it will be accumulating more and more foreign exchange so long this intervention goes on. On the other hand, if the government was to set an exchange rate at a level as E2, there would be an excess demand for dollar। ठीक है, अब मान लो गवर्नमेंट ने कर दिया $1 इक्वल टू 40। ठीक है, तो अब इंपोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले ₹70 में उसे $1 देकर ₹70 का माल मिल जा रहा था अमेरिकन को, अब वो $1 दे रहा है, बस 40 का ही माल मिल रहा है। ठीक है, और इंडियन के प्रोस्पेक्ट पे देखे तो पहले उसे ₹70 देने पड़ रहे थे, तब जाकर $1 मिल रहा था। अब वो 40 देगा तब जाकर उसे $1 मिल जाएगा। हाँ, in the foreign exchange market, to meet this excess demand for dollar, the government would have to withdraw dollar from its past holding of dollar. If it fails to do so, a black market for dollar may come up। ठीक है, तो ये देख लेना जरा। ठीक है, ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट कब आता है? जब गवर्नमेंट जो है वो डॉलर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता। ठीक है, तो ब्लैक मार्केट इमर्ज हो जाता है। कौन सी भागते रहो गाड़ी? अच्छा, और देखो जरा, रीडिंग वाले में देखो, रीडिंग वाले, हाँ नीचे, हाँ इसमें हो जाए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, व्हेन गवर्नमेंट एक्शन इंक्रीजेस द एक्सचेंज रेट देयरबाय मेकिंग डोमेस्टिक करेंसी चीपर, इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपने करेंसी के प्राइसेस को खुद वो कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, सेट टू ऑकर व्हेन गवर्नमेंट डिक्रीजेस द एक्सचेंज रेट
thereby making domestic currency costlier in a exchange rate is called revaluation. ठीक है, बढ़ाना revaluation और घटाना devaluation. समझ गए? ओके, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज, ये ध्यान से सुन लेना. The main feature of fixed exchange rate system is that there must be credibility that the government will be able to maintain the exchange rate at a level specified. ठीक है, मतलब मैरिड ये है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का कि गवर्नमेंट को खुद ही सारी चीजें करनी पड़ती है और गवर्नमेंट को इतना रिजर्व बिल्टअप कर कर रखना होता है कि जो उसने बोला है उसके अकॉर्डिंग चीजें एग्जीक्यूट हो रही हो. ठीक है, often if there is a deficit in balance of payment in a fixed exchange rate system, government will have to intervene to take a care of the gap by use of official reserve. जो हमने पढ़ा था ऑफिशियल रिजर्व वाला, जब भी सरप्लस और डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट इंटरवेन कर अपने रिजर्व को चेंज करने लगती है. ठीक है, जब सरप्लस होता है तो गवर्नमेंट रिजर्व बनाने लगती है और जब डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट जो है उसे यूज करने लगती है. If people know that the amount of reserve is inadequate, they would begin to doubt the ability of the government to maintain a fixed rate. This may give rise to speculation of devaluation. ठीक है, when this belief translate into aggressive buying of one currency, thereby forcing the government to devalue, it is said to constitute a speculative attack on the currency. Fixed exchange rate are prone to these kind of attack as been witnessed in the period before the collapse of the Bretton Woods system. ठीक है, ये लिख लेना जरा. Fixed exchange rate are prone to these kind of attack. जब लोगों को पता लगने लगता है कि गवर्नमेंट के पास इतना नहीं पड़ा है तो वो चीजें जो है वो और बुरी करने लगते हैं जिससे गवर्नमेंट जो है करेंसी को डीवैल्यू कर. ओके, The flexible exchange rate system gives the government more flexibility and they do not need to maintain a large stock of foreign exchange reserve. The major advantage of flexible exchange rate is that the movement in the exchange rate are automatically take care of the surpluses and deficit in the balance of payment. ठीक है, खुद ही प्राइस डिसाइड हो रहा होता है according to the demand and supply. Also, countries gain independence in conducting their monetary policy since they do not have to intervene to maintain exchange rate, which are automatically taken care by the market. तो गवर्नमेंट को इंटरवेन नहीं करना पड़ता क्योंकि खुद ही एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है, प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाता है. अब आते हैं मैनेज फ्लोटिंग पे, लास्ट टॉपिक. क्या चीज? Also, countries gain independence in conducting their monetary policies. इसका मतलब उसमें क्या था, उसे और करेंसी की भी चीजों को देखना पड़ता था फिक्स्ड वाले में. इसमें क्या है, गवर्नमेंट को क्या देखना है कि अब रेट क्या चल रहा है मार्केट में और उसके हिसाब से वो रेपो रेट फिक्स, वो रिवर्स रेपो रेट ये सब कर देगा. The major advantage of flexible exchange rate is that movement in the exchange rate automatically take care of the surplus and deficit. कि अभी हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, सरप्लस में चल रही है, डेफिसिट में चल रही है, वो डिमांड एंड सप्लाई से पता चल जाता है. Also, country gained independence in conducting their monetary policies. मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, जो आरबीआई के पास पावर्स होती है. ठीक है, सिंस दे डू नॉट हैव टू इंटरवेन टू मेंटेन एक्सचेंज रेट व्हिच आर ऑटोमेटिकली टेकन केयर बाय द मार्केट. Done? क्या कह रहे हैं? नोट्स से ये है, नोट्स तो है. तू मैसेज ही नहीं करता कि भैया ये पढ़ने जा रहा हूँ, कर दो सेंड. बस उसी दिन किया था पापा लैपटॉप वाला. चलो. Without any formal international agreement, the world has moved on what can be described as managed floating exchange rate system.
It is a mixture of flexible exchange rate system, the float part, and the fixed exchange rate system, the managed part. Under this system, it is also called as dirty floating. ठीक है, मतलब किसी ऑफिशियल अथॉरिटी ने नहीं कहा कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास कुछ लूप होल्स की चीजें होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेन कर रहा होता है, जिससे कि जो उसने टारगेट किया है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें एग्जीक्यूट हो रही हो. तो सेंट्रल बैंक इंटरवेन टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी इन एन अटेम्प्ट to moderate exchange rate movement whenever they feel that such actions are appropriate. Official reserve transactions are therefore not equal to zero.